हाँ, पुष्पराज सिंह जी, पुष्पराज जी, भारती जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप आपने ग्रेजुएशन कब किया था? सर मेरा ग्रेजुएशन नवंबर 2020 में कंप्लीट हो गया था सर। अच्छा, 2020। उसके बाद आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं? नहीं सर, उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो आप 2020 से 2025 तक केवल सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी आप दे चुके आ रहे हैं? सर आरएएस में मेरा ये प्रथम प्रयास है, इसके साथ ही मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है सर। तो यूपीएससी में किस स्तर तक पहुंचे आप? सर यूपीएससी मेंस इसी बार लिखी है मैंने, यूपीएससी मेंस। ओके। जी सर। आपने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है। जी सर। फिजिक्स में स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दो वर्ड आते हैं। क्या जी डिफरेंस सर। है दोनों में? जी सर। सर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जो भी कंडक्टर होता है या चालक पदार्थ होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के अंदर जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और विभिन्न प्रकार के चालक पदार्थों में तुलनात्मक इसका अध्ययन किया जाए तो उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। जबकि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस की विपरीत टर्म है, जो पदार्थ की चालकता को दर्शाती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए एक रेजिस्टिविटी शब्द भी यूज किया जाता है। जी रेजिस्टिविटी। सर। जी सर। तो आप थोड़ा सा सही बताएं, कोशिश करें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो क्या है ये? जी सर। सर माफी चाहूंगा सर, अभी एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप कंडक्टिविटी भी नहीं बता पाएंगे? सर कंडक्टिविटी जो है वो पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वह चालक की तरह व्यवहार कर पाता है, जहां तक मैं देखो, रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को और हिंट देता हूँ, रो से रिप्रेजेंट करता है। जी कंडक्टिविटी सर। कंडक्टिविटी जो है, जिसको अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, उसको अपन कप्पा से डिनोट करते हैं, के से। जी तो सर। आपका ये 11th 12th में भी आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, इवन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो यू जी सर। मस्ट नो अबाउट दैट। और आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सर मैं जो रेजिस्टिविटी जो है ये थोड़ा रिकॉल कर पा रहा हूँ, अगर आप अनुमति हम्म। दे तो मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। जी सर। सर ये जो रो जो आपने बताया रेजिस्टिविटी, ये जो भी हमारा जो कंडक्टर होता है उसकी जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये ये दर्शाता रजिस है कि ये आप रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, क्रॉस सेक्शन एरिया। जी ये सर। आप रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। सॉरी और सर, अभी मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बताइए, सुपर कंडक्टर क्या होता है? जी सर। सर सुपर कंडक्टिविटी जो है एक स्पेशल टर्म। जी सर। सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर। ओके सर। हाँ। जी सर। सर सुपर कंडक्टर जो है अतिचालक पदार्थों को कहा जाता है, जब जो पदार्थ हम परम शून्य ताप पर अगर उनका अध्ययन करें तो उनकी चालकता जो है, उनका प्रतिरोध एकदम शून्य हो जाता है, उनकी चालकता अत्यधिक बढ़ जाती है। इस बिहेवियर को सुपर कंडक्टर बिहेवियर कहा जाता है सर। कोई एग्जांपल बताएंगे? जी सर। सर एग्जाम्पल की बात अगर करें तो सॉरी सर, अभी मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। सेमीकंडक्टर। जी सर। सर सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थों को कहा जाता है जिनके गुणधर्म धातु और जो अधातु है उनके बीच के गुणधर्म पाए जाते हैं। यानी ये विशेष परिस्थिति में सामान्यतः ये कुचालक की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि इनके अंदर अशुद्धियों का मिश्रण किया जाए तो ये चालक की तरह बिहेव करते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है? जी सर। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट, पी और डी ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टर कैसी होती है? मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। जी एस सर। ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। ओके सर। सर अगर एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में सर अधातु शामिल होती है। एस ब्लॉक में ये धातुएं शामिल होती है। जी सर। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, है ना? और डी ओके ब्लॉक सर। को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। जब नाम में ही इतना लिखा हुआ है तो ये अधातुएं कैसे हो सकती है? आप देखो, सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सर। हीलियम, ये सारी कौन सी है? केवल हाइड्रोजन को छोड़ के सारी की सारी जी मेटल्स सर। होती है। जी सर।
ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आपने हॉबी लिखा है पेंटिंग एंड ड्राइंग। जी सर। आधुनिक भारत के सबसे महान चित्रकारों का किन्हीं दो चित्रकारों के नाम बताओ, या एक का बता दो चलो। जी सर। सर राजा रवि वर्मा हुए हैं, मशहूर पेंटर हुए हैं सर भारत के। हम्म, और राजा दूसरा सर रवि वर्मा की राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स। सर पेंटिंग्स के नाम। हाँ, पेंटिंग्स का मतलब जो टाइप है ना, जी उसको क्या सर। कहते हैं, कौन से टाइप की पेंटिंग? सर स्पेसिफिकली नाम तो ध्यान नहीं है, बट उनकी जो चित्रकला है वो यूरोपियन स्टाइल से इंस्पायर्ड थी। और उनका जो विषय वस्तु था वो भारतीय जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे उन्होंने पात्र उठाए थे। राजा रवि वर्मा किस रियासत से संबंधित है? सर ये त्रावणकोर रियासत से संबंधित थे। उस समय का त्रावणकोर आज भारत में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में केरल के अंदर स्थित है सर त्रावणकोर। ठीक है। आ, जी सर। एक मकबूल फिदा हुसैन करके भारत के बहुत बड़े पेंटर हुए। जी सर। आ, उनका विवादों से भी नाता रहा, वो भारत को उनको छोड़ के जाना पड़ा। क्या ऐसी वजह थी? और उनकी कोई स्पेसिफिक पेंटिंग्स के बारे में आप बता पाए तो। जी सर। सर छोड़कर जाने का रीजन तो मुझे ध्यान नहीं है, बट जो एम एफ हुसैन साहब रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप की पेंटिंग किया करते थे, इसलिए इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। इनकी अगर प्रमुख पेंटिंग्स की मैं बात करूं तो एक पेंटिंग लॉर्ड गणेशा, मदर टेरेसा, और सर ये कुछ पेंटिंग्स है सर इनकी। आप कौन सी किस टाइप की पेंटिंग करते सर मैं ऑयल ऑयल पेंटिंग करता हूँ। हैं? ऑयल पेंटिंग, ठीक है। जी सर। ओके सर। जी ललित सर। जी। हाँ जी 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 सर, मैं सर कंक्लूड करें। हाँ सर, मैं इनको वो बता दूं, फीडबैक बता दूं इनको। जी जी, फीडबैक दीजिए। हाँ, पुष्पराज जी, जी सर। मैंने आपको 11 12 लेवल की फिजिक्स के बारे में पूछा था। बेसिकली 12th में 10th में भी पढ़ते हैं अपन, है जी ना? सर। आपने बताया रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर जो जी क्रॉस सर। सेक्शन एरिया में का जो रेजिस्टेंस होता है, दैट इज रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी में भी सेम जी सर। कॉन्सेप्ट रहता है ना? तो आपको ये कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जी सर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी के, तो इनको आपको पता होना चाहिए। कुछ कोलराउस लॉज के बारे में भी पढ़ते हैं हम, है ना? जी फैराडेज लॉ। सर। ये क्या है, जी किसी सर। के भी मुंह पे याद रहते हैं चीजें, तो ये आपको पूछा जाए, बेसिक पॉइंट्स है। ओके सर। और तो आपको, और आप लंबे समय से आप जॉब भी नहीं कर रहे, 2020 से आप रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जी ये सर। जानकारी होना मस्ट है। ठीक है। और ओके सर। आपने मतलब, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो कोशिश ये करें आपकी जवाब ना दें, आप सॉरी बोल दें। आपने एस ब्लॉक एलिमेंट में आपने अधातुएं बताई। अब सर वो हाइड्रोजन की वजह केवल से दिमाग में धात में आ गया था। अधातुएं केवल पी ब्लॉक एलिमेंट में पाई जाती है। ठीक है। जी पी सर। ब्लॉक एलिमेंट में कुछ तो अधातुएं, सेमी मेटल्स भी पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो आपको ये बेसिक चीजें भी पता होना, मेटल कहाँ होती है, एलिमेंट, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, क्योंकि आपने पीसीएम में 12th किया है ना? जी सर। और फिजिक्स में भी आपको ये चीजें पढ़नी ही होती है। तो फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका जी दायरा सर। लिमिटेड हो जाता है। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूछे जा सकते हैं, आपके एजुकेशन में आपकी ग्रेजुएशन के ऊपर पूछे जा सकते हैं, और आपके हॉबीज के ऊपर अगर हॉबी। वो है ना, तो आपको इन चीजों को जी अच्छे से सर। करना पड़ेगा। इस और साथ ही साथ आपको करंट और इनके बारे में अभी सर आपको और बताएंगे। आपको ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा आप और ओके, उसको थैंक यू ब्रशअप सर। करिए। ओके। ओके सर। पुष्पराज जी, थैंक यू आवाज आ जी वेरी रही है मच सर। सर? सर। जी जी सर। सर। जी थैंक यू सर, वेरी थैंक मच यू। सर। ओके सर, फिर बात करता हूँ, फिर मैं थोड़ी जी देर जी बाद सर, जी सर। आता हूँ। हाँ मेहराम जी, शुरू करें सर। हाँ जी 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 सर, पुष्पराज जी आवाज आ रही जी सर। है जी? बिल्कुल, कम आपकी डेट आ गई क्या? जी सर, डेट आ गई है। कितनी तारीख को है? सर 18 को है सर। अच्छा, इस पेज का जो 8वें पेज की लास्ट आठ। डेट है ना? जी सर। हाँ हाँ। चलो, तो 3 4 दिन है ना, वैसे ज्यादा कुछ अब पढ़ने का है नहीं, थोड़ा रिलैक्स रहो।
और जी कुछ सर। करंट वगैरह अखबार वगैरह पढ़ो। और फिजिक्स के जैसे रविंद्र सर ने बताया बेसिक चीजें, अभी क्योंकि 3-4 मेंबर है जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, है ना। जी सर। चाहे चेयरमैन सर हो, चाहे 2-3 और हैं मेंबर आरपीसी के, वो साइंस बैकग्राउंड से हैं। फिजिक्स है, मैथ्स है और टेक्निकल बैकग्राउंड से। तो जी फिजिक्स के सर। आर्किमिडिक प्रिंसिपल पूछ लिया, मान लो न्यूटन लॉ पूछ लिए, है ना। कुछ इलेक्ट्रिसिटी के पूछ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूछ लिया। ऐसा कुछ न कुछ, क्योंकि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है जैसा कि रविंद्र सर ने बताया, तो आपका इंटरव्यू की डायरेक्शन उधर जा सकती है अधिक। आधा इंटरव्यू आपका ओके। उस बेस पे हो सकता है, और आधा इंटरव्यू आपका इंटरनेशनल रिलेशन, राजस्थान के कल्चर, और कोई अभी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली कोई बड़े इश्यू जो हो रहे हैं उन पे हो सकता है। संभावना होती है, बाकी इधर भी इंटरव्यू मुड़ सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उस समय किस बात पे आपकी यूपीएससी मैथ्स में सब्जेक्ट क्या है। सर ज्योग्राफी रखा है मैंने ऑप्शनल। अच्छा, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है। जी सर। चलो तो ज्योग्राफी से थोड़ी शुरुआत कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यदि राजस्थान की गंगानगर या हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से यात्रा अपन शुरू करते हैं और जी। लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा करके डूंगरपुर और बांसवाड़ा पहुंचते हैं, तो जी किस सर। किस तरह की वनस्पति वेजिटेशन और किस किस तरह की क्लाइमेट भौगोलिक परिस्थितियां आपको देखने को मिलती है, जी थोड़ा सर। ब्रीफ में। जी सर। सर अगर हम गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू ये साइड के जिलों की बात करें, तो यहाँ पर हम्म हम शुष्क से अर्ध शुष्क जलवायु देख सकते हैं, और जो मरुद्भद हम्म, वनस्पति है वो वनस्पति देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, आप जी सर। आधी इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई नहीं, जीरो फाइट बोल सकते हैं, जी कंफर्ट सर। नहीं हो तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वहां भी जी कोई सर। इश्यू नहीं है, इंग्लिश में यूज कर सकता है। हाँ ओके सर। और सर इसके अगर हाँ हम दक्षिणी भाग के अंदर आते हैं, जैसे अजमेर, नागौर, ये इलाके आते हैं बीच में, हाँ, तो यहाँ मध्य पे। भाग, हाँ मध्य जी राजस्थान। हाँ। सर। जी सर। तो यहाँ पे अर्धशुष्क वनस्पति और पर्णपाती वनस्पति जो है ये मिक्स के अंदर पाई जाती है। और जैसे कुछ धोक वन भी देखने को मिलते हैं। और नीचे अगर हम्म सर जैसे सिरोही, माउंट आबू यहाँ क्षेत्र है, तो यहाँ बारिश अधिक होने के कारण यहाँ पे हम सदाबहार वनस्पति देख सकते हैं सर। और एक विशिष्ट हम्म वेजिटेशन भी पाई जाती है, जिसे हम्म, अ, अंबरतरी कहा जाता है सर। हिंदी में ठीक मैं है। नाम ध्यान कर पा रहा हूँ। जी सर। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। जी और सर। यदि डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ चले तो। सर डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लगभग हम सदाबहार तो नहीं कह सकते, बट अर्ध सदाबहार वनस्पति कह सकते हैं सर। अर्ध सदाबहार तो वैसे कुछ होता नहीं है, वो ही है, उसमें सर ये कंटिन्यूस ये ट्रांजिशनल। जी सर पर्णपाती, ये। हाँ जी सर पर्णपाती ट्रांजिशनल वन जो होते वेजिटेशन हैं। है। हाँ, उसमें सागवान है, बांस है, और ये है, इस जी तरह के सर। जो पेड़ हैं जिसमें आम है ना, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। जी सर। तो एक तो आपको थोड़ा वेजिटेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब बेसिकली आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। सर जयपुर है सर। अच्छा, जयपुरी है। जी सर। अभी राजस्थान विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ है, जल संरक्षण, जी सर। भूजल भूजल संरक्षण भूजल अधिनियम, ऐसा। हाँ संरक्षण। हाँ हाँ जी हाँ। सर। इसमें ट्यूबवेल खोदने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। जी कुछ सर। डार्क जोन बांटे हैं, है ना। तो जी वो सर। डार्क जोन कितने हैं, कौन कौन से एरिया में है, वो थोड़ा आप डिटेल में पता करना। और क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे, आपने यूपीएससी के बारे में बोल दिया तो वो सब्जेक्ट पूछ लिया, तो फिर वो ज्योग्राफी पे आ जाएंगे, है ना। और जी एक दो सर। मेंबर ज्योग्राफी के भी हैं जो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से, है ना। तो जी सर। उसमें क्या क्या प्रोविजन है उस एक्ट के अंदर, और किससे परमिशन लेनी है, और कितनी डेप्थ तक खोदा जा सकता है, और डार्क जोन में क्या है, और जो डार्क जोन नहीं है उनमें क्या प्रोविजन है, और राजस्थान में कितने ब्लॉक में जो है भूजल ब्लॉक बांटे गए हैं, और कितने डार्क जोन है, कितने सेलाइन है, और कितने हैं जो जो डार्क में नहीं है ना। 3 तरह जी के सर। हैं, और एक्सप्लोइटेड, एक्सप्लोइटेड, और इस तरह से ना जी 4 सर। कैटेगरी बनाई हुई है ना, तो आप इसको थोड़ा जी सा सर। आगे एक बार देखना। ठीक है। ओके सर। एक सेम की समस्या है, सेम की समस्या ये कहाँ पे जी होती सर। है, सेम की सेम। समस्या। सेम की समस्या जो हमारे राजस्थान में जो आईजीएनपी नहर है, इंदिरा गांधी नहर हाँ हाँ परियोजना, उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र है वहाँ जल भराव की समस्या देखी जाती है। उसके कारण वाटर हम्म लॉगिंग की कंडीशन हो जाती है, उसे सेम की समस्या कहा जाता है, और मृदा का जो हम्म, उपजाऊपन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है सर। अच्छा और अच्छा। सैलिनिटी की एक कंडीशन भी देखी जाती है। एक अभी जैसे क्लाइमेट चेंज से ऐसा हुआ कि इस बार राजस्थान में जो वाटरफॉल है, प्रेसिपिटेशन और रेन का, वो सेवेंटी जी सर। परसेंट ज्यादा हुआ है एवरेज से, है ना। जी सर। राजस्थान की एवरेज बारिश और औसत वर्षा कितनी है राजस्थान की। सर राजस्थान की औसत वर्षा। हम्म सर एग्जैक्टली तो मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आप अनुमति दे तो मैं गैस कर हाँ जी, पाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर अप्रोक्सीमेट 70 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है सर। नहीं सर, 51 होनी चाहिए, 51। कितनी है सही, आप देख लेना, फिगर ओके एग्जैक्ट सर, मेरे को मैं याद नहीं। इसे रीड और कर लूँ। उसमें 70% का ग्रोथ हुआ है ना। जी और सर। जहां बारिश
ज्यादा होती थी, एवरेज वहां कम हुई है। तो इसमें कौन कौन से कारण आप प्रभावी मानते हैं क्लाइमेट चेंज में, कि जहाँ जी सूखा सर। रहता था वहां बारिश ज्यादा हो रही है, जहाँ बारिश ज्यादा हो रही थी वहां सूखे पड़ रहे हैं? जी सर। सर अगर हम प्रथम समग्र रूप से कारण की बात करें कि इस बार बारिश ज्यादा क्यों हुई है, तो ऐसे हम्म जो मौसम विभाग के द्वारा ये बताया गया कि पॉजिटिव आईओडी की कंडीशन जो हमारे हिंद महासागर में बनती है, वो मानसून से हम्म लिंक होने के कारण वर्षा में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा सर, हम्म मानव जनित जलवायु परिवर्तन को हम अध्ययन करें तो उसके कारण सर हम्म तापमान में बढ़ोतरी होती है, और तापमान में हम्म बढ़ोतरी के कारण कन्वेक्शन रेनफॉल जो है वो ज्यादा हो जाती है, जो सूखे इलाके हैं हम्म वहां पर, तो उनके कारण हम्म वहाँ वर्षा अधिक देखने को मिलती है। दूसरा सर, हम्म ऐसे इलाके जहाँ पे वर्षा नॉर्मल से अधिक होती थी पहले, तो वहाँ पे कुछ हम्म जैसे वनोन्मूलन है, वृक्षों की कटाई है, इनके कारण सर हम्म वर्षा में नमी कम आने से वर्षा की मात्रा भी घट जाती है। हम्म। एक क्लाउड सीडिंग अभी कॉन्सेप्ट चला था, और रामगढ़ जी सर। बांध में भी उसका प्रयोग किया था, दिल्ली में भी कुछ चर्चाएं चल रही थी, ये क्या होता है? सर क्लाउड सीडिंग जो है ये कृत्रिम वर्षा का एक साधन है। जैसे कई बार हम्म अगर नेचुरली बारिश नहीं होती है, तो हम्म वायुयान या ड्रोन्स के माध्यम से कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल है या सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स है, ये बादलों के हम्म अंदर छोड़े जाते हैं। ये हाईग्रोस्कोपिक हम्म न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, जहाँ पे जो जलवाष्प है वो संघनित होकर वर्षा की बूंदों का रूप ले लेती है, और कृत्रिम उसमें हम्म। बारिश होती तो बादल होना जरूरी है ना? है। जी सर। और कितनी ह्यूमिडिटी होनी जरूरी है, कितना अ, प्रतिशत ह्यूमिडिटी होनी जरूरी है? सर एग्जैक्ट मैं डेटा तो ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, बट 70% के आसपास ह्यूमिडिटी पहले से रिक्वायर्ड है। हाँ, थोड़ा कम होगी, तो आप एक बार देख लेना इसको, है ना? ओके सर। और अभी जैसे नेपाल के अंदर तख्ता पलट की घटना हुई, वहां युवाओं ने आंदोलन किया भ्रष्टाचार को लेकर और सोशल मीडिया को लेकर, और इस तरह से जी भारत सर। के अंदर, भारत एक विशाल देश है, भारत के अंदर विशाल जनसंख्या वाला देश है, और जी सर। करोड़ों लोग यहाँ सड़कों पे आ जाए, मान लीजिए 30 करोड़ 40 करोड़ लोग, और वो चाह रहे हैं कि हम सरकार को बदल दें, सरकार को हटा दें। जी सर। लेकिन 1947 से लेकर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बहुत बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए बीच बीच में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत की तख्ता पलट हो गया और सेना ने कब्जा कर लिया या इस तरह की। तो ऐसा क्यों रहा, भारत में ऐसा संभव क्यों नहीं है? जी सर। सर पहले अगर हम बात करें तो भारत में पड़ोसी देशों में ये घटना देखने को मिली है, जैसे भी हाल ही नेपाल का उदाहरण है, हाँ बांग्लादेश, हाँ। श्रीलंका। हम्म लेकिन भारत की बात करें तो भारत में सर जो लोकतंत्र है, मैं ये देखता हूँ लोकतंत्र की जड़ें पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक मजबूत है, और हमारे यहाँ हाँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पर्याप्त रूप से स्थान दिया गया है, कि जो हम्म युवा है या फिर जो जनता को जो भी समस्याएं होती है, वो पर्याप्त रूप हम्म से अभिव्यक्त कर सकते हैं, और सरकार उनकी समस्याओं हम्म को सुनती भी है। इसका एक हम्म एग्जाम्पल सर, हम जो किसान आंदोलन हुए थे किसान बिल को लेकर, हम्म उसमें समझ सकते हैं हम्म कि जब विरोध अधिक उग्र हुआ तो सरकार ने भी समझौतावादी रुख अपनाया और उन बिलों को वापस ले लिया। जबकि हम्म नेपाल के अंदर हम देखते हैं कि वहां की सरकार ने सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बैन कर दिया था, और कोई भी उन्हें छूट देने पर सहमत नहीं थी। हम्म। और सर दूसरा हमारे इसलिए यहाँ देखो नेतृत्व इस, जो। हाँ जी सर। हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ। दूसरा सर, हमारे यहाँ जो नेतृत्व है वो भी अधिक सशक्त है सर, समस्याओं को समाधान करने के लिए। ये चीज मैं देखता हूँ सर। देखो, हाँ, इसको आप तीन चार पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल रीजन होता है, ठीक है, जी राजनीतिक सर। नेतृत्व होता है, भारत की सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई है ना? तो जी ताकत सर। लोगों से ही मिलती है, लोगों के मत को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुमत की सरकार होती है। तो पहले से ही बहुमत के लोगों का सपोर्ट उनको है, पहली बात। जी सर। दूसरा, ये सत्ता परिवर्तन की घटनाएं तब होती है जब सरकार लोकतांत्रिक व्यवहार करे, सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाए, देश की 90% 95% जनता के हितों पे कुठाराघात करे, ठीक है ना? जी सर। तो जो उस समय जो शोषित वर्ग होता है, जिनका शोषण हो रहा है, जो पिछड़ जाते हैं, जिनको संसाधनों का लाभ नहीं मिलते हैं, वो फिर क्रांति करते हैं। क्रांति हमेशा जी शोषित सर। लोग करते हैं ना? तो भारत में एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग है। भारत की जी सर। डेमोग्राफी को देखें तो बहुत बड़ा मध्यम वर्ग है, जो भारत की जनसंख्या का 70% है। वो 70% मध्यम वर्ग एक गोंद की तरह काम करता है। उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, वो एक बनी बनाई व्यवस्था में रहकर अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपना कैरियर, बच्चों का स्वास्थ्य, इन पे ध्यान देना ज्यादा पसंद करता है, आरामदायक जिंदगी जीना पसंद करता है, ठीक है ना? जी सर। वो उग्र परिवर्तन की चाल में नहीं रहता, उग्र परिवर्तन की उसकी सोच नहीं रहती। ये तो हो गया जननांकी का कारण। पॉलिटिकल जी सर। कारण कह सकते हैं, कुछ संविधान से बता सकते हैं। और भारत की जुडिशरी में बहुत फेथ है लोगों का, न्यायिक व्यवस्था जी के सर। अंदर, कि सरकार जी कुछ सर। गलत करेगी तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे और हमारे साथ न्याय होगा। तो जहां न्यायिक व्यवस्था फेल हो जाती है, वहां ऐसी घटनाएं होती है।
और भारत की बिल्कुल। सेना हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही काम करती है, और भारत की सेना हमेशा राजनीतिक नेतृत्व को आदर से देखती है और उसका पूरा सम्मान करती है। तो सेना के अंदर कभी भी ये भाव नहीं आता कि वो प्रधानमंत्री की जगह ले या राष्ट्रपति की जगह ले, है ना। तो ये बहुत जी सारे सर। सैन्य कारण, राजनीतिक कारण, जननांकीय कारण और संवैधानिक कारण और न्यायिक कारण, है ना। इस तरह से चार जी सर। पांच ये कारण होते हैं जिनको आपको नोट करना है। ठीक है। ओके सर। और बाकी थैंक यू सर। आपको ऑल द बेस्ट ललित सर। थैंक यू सर। आप थोड़ा सा फिजिक्स के और थोड़ा सा आईआर के, राजस्थान के कल्चर के, राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, है ना। आप इनको ओके थोड़ा सर। सा एक बार जितना हो सके देख ले, बाकी रिलैक्स होकर रहे, मस्त रहे, आराम से जाए। मेरी शुभकामना जी ललित सर। सर। जी सर। हाँ सर, मैं को थोड़ा। जी जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके सर, अच्छा सर। तो फिर बात कर जी। जी सर। हाँ पुष्पराज जी, जी सर। कब की डेट है आपकी? सर 18 सितंबर। 18 सितंबर है, ओके ओके, और आज जी हो सर। गया है 14। जी सर। 4-5 दिन है, बढ़िया है, थोड़ा रिवाइज करिए हल्के से। इजी रही है, जी सर। पर्सनालिटी अच्छी है। और ड्रेसअप वगैरह क्या कर रहे हैं? कैसा हाँ शर्ट सर, सूट सूट है सर, नेवी ब्लू सूट कलर पहनेंगे, का। नेवी ब्लू? जी सर। सूट पहन के जा रहे हैं लोग इस पर? जी सर, जा रहे हैं। ओके ओके ओके, कंफर्टेबल रहोगे आप सूट में? जी सर। जी सर, कुछ मोक दिए हैं सूट पहनकर। दिए हैं, ओके। जी सर। और चश्मा? चश्मा यही रहेगा सर। हाँ ये अच्छा है। और शेविंग और मूछें वगैरह? जी सर, ट्रिम करके जाऊंगा। ट्रिम या क्लीन? मतलब क्लीन सर, एकदम। साफ? जी सर। हाँ ठीक है। अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो आप अपनी कुछ अपनी 3 कमियां बता दीजिए। जी सर। सर, कुछ कमियां हैं जो सर इस इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान मैंने विश्लेषण की है। पहली हम्म सर, मैं अपना जो नेचर है वो वर्कोहोलिक नेचर समझता हूँ। ये तो अच्छी इसके बात है, कारण ये सर, कमी का है। इसमें कमी मैं इस तरीके से देखता हूँ कि इसके कारण मैं अपने काम पर ज्यादा ध्यान देता हूँ और खुद पर इतना समय नहीं दे पाता। जैसे हम्म खेल कूद की गतिविधि है या योगा एक्सरसाइज है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँ, बट इस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देता। जी सर। और दूसरा ठीक है। सर, जैसे फैमिली फ्रेंड्स है तो उनको भी इतना समय नहीं दे पाता जितना देना चाहिए। हम्म तो बैलेंस कहीं ना कहीं नहीं बन पाता, ये मैं सोच पा रहा हूँ सर। ठीक है। जी ये सर। तो हो गई एक और। जी सर। सर, इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी सर थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ मैं जब इस तरीके के ओकेजन्स होते हैं जो अति महत्वपूर्ण होते कॉन्फिडेंस हैं। की कमी है हमकी। सर, थोड़ा नर्वस महसूस करता हूँ, पर अभी मैंने इसे ओवरकम करने के लिए प्रयास किए हैं सर। मुझे लगता है ये पॉइंट आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी में अगर कहीं पर भी कॉन्फिडेंस की कमी अगर उनको लगी तो वो उसको नेगेटिव ले सकते हैं। ये जी वर्कोहॉलिक सर। वाला तो फिर भी ठीक है, एवरेज पॉइंट है। कॉन्फिडेंस जी वाला तो सर। आप इसके बजाय कुछ और आप अपने ऊपर कह सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि मैं कभी कभी थोड़ी जल्दी कर देता हूँ काम में, थोड़ा सा कई बार, मैं हमेशा नहीं पर कई बार मैं जल्दबाजी कर लेता हूँ। तो अब मैंने उसको कंट्रोल कर लिया है। अब मैं थोड़ा ओके सोच सर। समझ के कार्य करने का प्रयास करूँ। एक और बता दीजिए। सर, अभी कमियां तो मैं यही सोच पा रहा हूँ सर। अच्छा, और अच्छाइयाँ? जी सर। सर, अगर अच्छाइयों की बात करूं तो प्रथम मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई भी टास्क दिया जाता है तो मैं उसे 100% डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर सकता हूँ। गुड। और दूसरा सर, चूंकि मैं साइंस का छात्र रहा हूँ हम्म तो मेरे दृष्टिकोण में वस्तुनिष्ठता का मूल्य मैं देखता हूँ सर। और तीसरा सर, जो समाज वस्तुनिष्ठता में क्या जो। होता है? जी सर, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है हम किसी भी विचारधारा, विषय या विचार पर विचार कर रहे हैं तो हम्म उसमें स्वयं के पूर्वाग्रह को बीच में न आने दे और सभी पक्षों पर पर्याप्त रूप से निष्पक्ष रूप से विचार कर पाए। हम्म तथ्य एवं साक्ष्यों के आधार पर कार्य करें। खुद के जी आग्रह को सर। उस पे जी सर। लागू नहीं होने देना। जी सर। निष्पक्ष विचारधारा। अच्छा, अगर जी एक, सर। अच्छा तीसरा बताइए पहले। जी सर। तीसरा सर, मैं स्वयं को सहिष्णु व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। इससे हम्म सर लाभ यह होगा कि जो भी मेरे सहयोगी होंगे, मैं उनके विचारों को, चाहे वो विरोधी विचार हो तो भी उनको सुनने का प्रयास करूंगा, उनके प्रति सम्मान रखूंगा, जिससे एक टीम भावना का विकास होगा। अगर और उनके सर, विचार गलत है तो? सर गलत है तो नहीं सुनूंगा, पर मैं वस्तुनिष्ठ रूप से सुनने का प्रयास करूंगा। अगर उनमें से कुछ भी विचार ऐसे लगते हैं जो उपयोगी हो सकते हैं तो उनको शामिल करूंगा सर। अच्छा, अगर आप मान लीजिए बन जाते हैं और जी आपको सर। कोई कार्य
अनैतिक रूप से या अविधिक रूप से करने के लिए कहा जाता है, और उसके जी लिए सर। बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा हो, जी सर। लैक्स में मिल रहा हो, आप क्या करेंगे? सर, चूंकि यह जो गतिविधि है ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती है, जो कानूनी रूप से नैतिक रूप से दोनों तरफ से ही गलत है, तो मैं इसका बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। और हम्म। मैं जी सर, और जो भी ऐसा मेरे साथ करने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध सर, पहले तो उसे मना किया जाएगा, और अगर वो ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी कानून सम्मत वो कार्रवाई की जाएगी। गुड। अच्छा, ये एक प्रशासक में सर्व प्रमुख गुण क्या होने चाहिए? जी सर। सर, अगर प्रशासक के गुणों की बात करें तो जो प्रथम मूल्य मैं मानता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है सर सत्यनिष्ठा का गुण। हम्म। और इसके अतिरिक्त सर जैसे ईमानदारी का गुण है, वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता का गुण है सर। हम्म। और जी सर, और संवेदनशीलता का, वंचित वर्ग जो है उनके प्रति संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए। और हम्म। सर टीम भावना के साथ वह कार्य कर सके। हम्म। जी सर। ठीक है। आपने कहा वस्तुनिष्ठता, और एक वापस बताइए, क्या बताया? निष्पक्षता सर। निष्पक्षता, और संवेदनशीलता। और और सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। सत्यनिष्ठा क्या होता है? जी सर। सर, सत्यनिष्ठा से तात्पर्य है सॉरी सर, सत्यनिष्ठा से तात्पर्य है व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक स्थिति के अंदर उसके जो नैतिक मूल्य है उनसे सुसंगत व्यवहार किया जाए, और उसके मन कर्म वचन तीनों में सुसंगति हो। यह सर ईमानदारी से एक व्यापक मूल्य है सर। एक मिनट हो। हाँ हाँ सर। हाँ जी सर। पुष्पराज जी। जी सर। तो आप मुझे सत्यनिष्ठा का अर्थ वापस बता दीजिए। जी सर। तो सत्यनिष्ठा से आशय होता है व्यक्ति के द्वारा जो नैतिक मूल्य है उनसे सुसंगत व्यवहार करना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। दूसरा सर, उसके मन कर्म वचन तीनों के अंदर सुसंगति होनी चाहिए। हम्म। जी और सर, एक और सर ये प्रशासनिक ईमानदारी अधिकारी के से। रूप में, जी सर। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सत्यनिष्ठा कैसे करोगे? जी सर। सर, अगर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बात करें तो जो उनकी कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट होता है उनके अनुसार व्यवहार करना, और प्रत्येक स्थिति में जो नैतिक मूल्य है, जो सार्वभौमिक नैतिक मूल्य है, हम्म। उनसे अडिग न होना। ये आपने वही बात दोहरा दी। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपका कार्य होगा कि जो रिपोर्ट बनाने का आपको कहा जाए वो यथा रूप बने, मतलब जैसा सच में है वैसा ही बताया जाए, नंबर वन। जी फिर सर। जो योजना या जो अधिक आदेश दिए जाए, उन आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए, ये एक अधिकारी के रूप में सत्यनिष्ठा है। मतलब आपकी जो रिपोर्ट जाए वो सत्य रिपोर्ट जाए, और वहां से जो ऑर्डर्स मिले या जो योजनाएं लागू करने का आपको आदेश मिले, उसको पूर्णतः उसी रूप में लागू किया जाए। थैंक यू सर। ये कार्य रूप हो गया इसका। आप जो बता रहे हो वो उसका थ्योरी रूप है, सैद्धांतिक जी पक्ष सर। है। ठीक है। चलिए कुछ आईआर पे आते हैं, या पॉलिटिकल पार्ट पे आते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जी सर। सर, वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है सर। पूरा नाम क्या है इनका? सॉरी सर, यही ध्यान में नहीं। कहाँ के हैं? सर ये सर तमिलनाडु के हैं सर। हम्म। ये 2 बार एमपी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी सर। कहाँ से रहे हैं? अ, अभी सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। ठीक है, इसको कंफर्म करें। और जी सर। इनका फुल नेम है चंद्रपुरम पौनु स्वामी राधाकृष्णन। ये कल मैंने ग्रुप में एक आर्टिकल डाला है, वो शायद आपने पढ़ा नहीं, तो उनको जी सर। अंडरलाइन करके मैं आर्टिकल डालता रहता हूँ। उनको आप जरूर पढ़िए, वो सारे आपसे रिलेट करते हैं उसमें, इंटरव्यू में। ओके चलिए, सर। जैन जी क्या है, जैन जी? जी सर। सर, जैन जी जो है ये वर्ष 1997 के बाद और 2012 तक की जो जनरेशन है उसे कहा जाता है सर जैन जी, जो कि सर वर्तमान टेक्नोलॉजी के युग और जो सोशल मीडिया है इस पर अधिक एक्टिव रहते हैं। हम्म। क्या कारण थे आंदोलन के? सर, नेपाल में जो आंदोलन के कारण की बात करें तो जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये था कि नेपाल की सरकार के द्वारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको हम्म। पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। और अगर अगर हम पृष्ठभूमि में व्यापक कारणों की बात करें तो वहाँ नेपाल जो सरकार है वहाँ पे भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, और भाई भतीजावाद का जो मुद्दा है, और युवाओं में बेरोजगारी व्याप्त है, गरीबी है, हम्म। ये कुछ प्रमुख कारण है। गुड। अच्छा, इसके क्या उपाय हो सकते हैं? जी सर।
सर अगर उपाय की बात करें तो पहला तो जो भी राजनीति है वो सर भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से मुक्त होनी चाहिए। हम्म। और ऐसे जो भी एक्टिविटी जैसे सोशल मीडिया का मुद्दा है तो इस पर पूरी तरीके से बैन लगाने के बजाय जो इसके इश्यूज है जैसे फेक न्यूज है, हेट स्पीच है, इन सारे मुद्दों को नियमित करने के उपाय किए जाने चाहिए बजाय पूरी गुड। तरीके से बैन लगाए जाए। गुड। और और इसके अतिरिक्त सर जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है तो ये आवश्यक है कि सरकार जो है रोजगार के लिए प्रयास करे ताकि युवाओं को बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़े। और हम्म। एक जी सर। देखो इसमें क्या है कि मैं आपको चार की पॉइंट बता रहा हूँ जो कि मैंने आर्टिकल भेजा उसमें है। एक तो जी सर। राजनीतिक संवाद है कि जो जी अव्यवस्था सर। हो रही संवाद के माध्यम से उसको नियंत्रित किया जाए। दूसरा है भ्रष्टाचार को रोका जाना। और जी तीसरा सर। है अर्थव्यवस्था का सुधार किया जाए और रोजगार के जी अवसरों को सर। बढ़ाया जाए। और चौथा डिजिटल स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। अब इसी की दो दो जी तीन सर। तीन लाइन आपको बतानी है। तो ये चारों उपाय आपके इसमें आ जाएंगे। ब्रिक्स बनाम ट्रंप। ट्रंप ब्रिक्स को लेकर असहज है। ऐसा क्यों है? जी सर। और सर इसका मुख्य कारण ये है कि जो ब्रिक्स संगठन का जो गठन किया गया इसके अंदर सर ये पश्चिमी देशों का जो प्रभुत्व है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उसके विरुद्ध इसका गठन किया गया था। हम्म। और इसके अंदर जो मेजर जो कंट्रीज है जैसे रशिया है, चाइना है, तो सर हम्म। ये चीन जो ट्रम्प जो है वो अमेरिका के विरुद्ध मानता है इनको। इस वजह से सर वो इसे लेकर ऐसे है। दूसरा सर ये डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी को लेकर काम कर रहे हैं हम्म। तो उससे भी अमेरिका का प्रभुत्व जो है कहीं ना कहीं कम होगा। गुड। और सर इसके अतिरिक्त अगर सर हम कारणों की बात करें तो चूंकि भारत भी उसमें शामिल है तो ट्रम्प को ये अंदेशा है कि भारत, रूस और चाइना जो है ये मिलकर आपस में ऐसे माफी चाहूंगा सर, ऐसा समूह बना सकते हैं जो कि अमेरिका के वर्चस्व जो है अच्छा। एकल ध्रुव की अवधारणा को कम वेरी करेगा। गुड। अच्छा ये जो अहमदाबाद विमान हादसा हुआ था जी उसमें सर। कौन सा विमान था? विमान का क्या नाम था? सर विमान का नाम तो मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ बट शायद बोइंग कंपनी का विमान था सर। ये था AI-171। ओके सर, अच्छा थैंक इसमें यू सर। ऐसा क्या हुआ था? किस चेतावनी को इन्होंने नजरअंदाज किया कि विमान हादसा हुआ? सर जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ इसमें सर टेक्निकल फॉल्ट हुआ था सर। क्या? डिटेल में सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा वो जो पायलट थे उन्होंने जी एक सर। वर्ड बोला था, मेडे मेडे मेडे, 3 बार। ये मेडे जी क्या सर। है? सॉरी सर अभी इसके बारे में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, ये मेडे का मतलब होता है मदद करें। ओके सर। मदद वर्ड को जब भी उनको बोलना होता है तो वो टेक्निकल लैंग्वेज में मेडे मेडे बोलते हैं इसको। ओके और सर। जो कारण रहा वो ये था, स्टेप पॉस XDCR। स्टेप पॉस XDCR विमान का जो संतुलन बताने वाला सेंसर था वो जी फेल हो सर। गया था। तो उसका वो इस सेंसर का समझ नहीं पाए थे, संतुलन बताने वाले का। ओके आ, सर। ये बताइए अब तक कितने अंतरिक्ष यात्री, अ, भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए हैं? भारतीय भारतीय अंतरिक्ष यात्री सर। भारतीय मूल के। जी सर। सर अगर मैं नाम रिकॉल कर पाऊँ तो प्रथम सर जैसे कल्पना चावला है जो भारतीय मूल के थे, हम्म। सुनीता विलियम्स है, और अभी शुभांशु शुक्ला जो है हम्म। वो एक्सयूम 4 मिशन के तहत भारत गए थे सर। हम्म। तो मैं हम्म। 3 का नाम ध्यान कर पा रहा हूँ सर। देखो एक राकेश शर्मा है 1984। जी आपको सर मैंने राकेश नोट्स शर्मा भेजे जी। हैं इसके पर, हैंड रिटन नोट्स? सर हैंड रिटन नोट्स तो नहीं है सर, नहीं जो भेजे पेपर मैं की आपको। कटिंग से ये है। ओके ओके, मैं भेजता हूँ आपको, उसको पढ़ना आप। राकेश शर्मा है, ओके सर। कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, राजाचारी है, और अभी शुभांशु शुक्ला है। शुभांशु ओके शुक्ला सर। का जो मिशन था उसका क्या नाम था? सर अभी जिस मिशन पर ये गए एक्सियोम 4 मिशन था सर। गुड। क्या प्रयोग किए इन्होंने? जी सर। सर अगर प्रयोगों की बात करें तो प्रथम प्रयोग टार्डिग्रेड सर ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी विषम परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, तो इन हम्म। पर माइक्रोग्रेविटी के अंदर अध्ययन किया गया था। दूसरा सर जैसे साइनोबैक्टीरिया जो है और शैवाल जो है इनकी वृद्धि किस प्रकार होती है अंतरिक्ष के अंदर, इसका अध्ययन किया गया था। हम्म। तीसरा सर फसलों की वृद्धि और जो बीज जो है उनका अंकुरण जो होता है उसको लेकर अध्ययन किए गए थे सर। गुड। और एक सर मायोजेनेसिस की हमारी मांसपेशियां जो है वो माइक्रोग्रेविटी में किस प्रकार कमजोर हो जाती है या उन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी अध्ययन किया गया था। गुड, अच्छा आंसर है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, प्रस्तावना में भी समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को लेकर चर्चा हुई है, काफी जी इसको सर। विवादों में डाला गया। क्या रीजन जी रहा सर। इसका? सर इसका रीजन ये है कि ये जो शब्द जो जोड़े गए थे वो उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। हम्म।
तो इसलिए विवाद का मुद्दा ये है कि सर इनका तर्क ये है कि जो पंथ निरपेक्षता और समाजवाद जो है, हम्म। इनके मूल्य के स्तर पर संविधान में पहले से प्रावधान सम्मिलित है, तो हम्म। अतिरिक्त रूप से इन शब्दों को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता। ओके। जी सर। तो अ, आपको आप क्या इस फेवर में हो कि इनको हटा दिया जाए? सर मेरा मानना ये है कि हटाने का कोई इससे फायदा है नहीं, क्योंकि जो हमारे समाज की मूल आत्मा है संविधान की, जैसे पंथ निरपेक्षता है, तो अगर ये उसको निरूपित करते हैं तो यह अच्छा ही है, क्योंकि जो प्रस्तावना है वो संविधान का सार है सर, जो उसके मूल्यों के बारे में बताती है। बहुत अच्छा, आपने जी बहुत सर। अच्छा उत्तर दिया है। एक क्वेश्चन और, जनगणना, जातीय जनगणना, जी जातीय सर। जनगणना कब शुरू हो रही है? सर जो अभी 2026 के अंदर जनगणना शुरुआत की जाएगी, उसके अंदर सर जातीय जनगणना को शुरू किया जाएगा। हम्म। हम्म। आपको लगता नहीं कि जातिवाद बढ़ेगा इससे? सर अगर जातीय जनगणना के अगर हम नुकसान की बात करें तो उसमें ये तर्क दिया जाता है कि इससे कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। हम्म। पर सर मेरा मेरा ऐसा मानना है कि इसके सर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो कुछ अधिक है। क्या क्या? सर जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट से बात करें, जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसके अंदर जो कल्याणकारी योजनाएं जो समाज के हम्म। वंचित तबके के लिए चलाई जाती है, उसके लिए हम्म। सर डेटा की जरूरत होती है। और अभी तक हमारे पास जो पहली जनगणना हुई थी लास्ट, वो 1931 की जनगणना थी। तो हम्म। हमारे पास डेटा जो है वो काफी पुराने हैं, तो उन्हें अपडेट किए जाने की जरूरत है, ताकि हम्म। समावेशी नीति निर्माण सुनिश्चित हो सके। ठीक है। दूसरा और? सर, समाज में संसाधनों का समतामूलक वितरण करना भी आवश्यक है, उसके लिए भी हमें ये डेटा अनिवार्य है सर। हम्म। और तीसरा सर, जो भी जनसंख्या हमारे देश के अंदर है उसके बारे में हमें डेमोग्राफिक डेटा के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उनका, उसके गुड। बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हम्म। जी सर। ये है कि हाशिए पे पड़े जो समुदाय है, उनकी जी समस्याएं भी सर। समझी जा और सकेगी। सर अगर नुकसान की बात करें जैसा कि जातिवाद है, तो सर हम्म। इसके लिए मेरा मानना ये है कि वर्तमान में कहीं ना कहीं जाति का जो राजनीतिकरण हुआ है, हम्म। वह चिंता का अधिक कारण है, तो उस पर लगाम लगाई जाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा, बहुत जी। अच्छा उत्तर। अ, ये बताइए कि जो भारत के 52वें सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका जी क्या सर। नाम है? सर उनका नाम बी आर गवई है सर। हम्म। और जो चीफ जस्टिस है उसकी नियुक्ति कौन करता है? सर चीफ जस्टिस की नियुक्ति सर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या प्रक्रिया है उसकी? जी सर। सर वर्तमान में अगर प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सर कोलेजियम व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनाई गई है उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, चीफ जिसमें जस्टिस कोलेजियम में। जी या सर। अदर जस्टिस की? सर अदर जस्टिस के लिए, सॉरी सर। चीफ जस्टिस और किसको सर बनाएगा? चीफ जस्टिस इस बेसिस पे किया जाता है कि जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं सीनियर मोस्ट, वेरी वर्तमान। गुड। जी सर, अच्छा, ये वर्तमान में ये बताइए, परंपरा बनी हुई है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है? जी सर। सर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात करें तो इसमें जो हमारे केंद्र में जो विधायिका है, राज्यसभा और लोकसभा, इनके सभी मेंबर जो है निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों वोट करते हैं सर। इनसे जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है हम्म। उसके आधार पर इनका निर्वाचन होता है। और जो पद्धति है सर वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है सर। गुड। और ये बताइए कि जो अ, मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ऐसा क्यों? जी सर। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते क्योंकि उन्हें स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है, हम्म। तो अतः अच्छा, एक और निष्पक्षता है, बनी इसमें रहे व्हिप जारी इसलिए। नहीं होता है, जी सर। क्यों नहीं होता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में सर व्हिप जारी नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो मतदान है ये गुप्त मतदान रखा जाता है, हम्म। जिसमें सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार या उनके चयन के अनुसार वोट दे सकते हैं। दे सकता है। और कहाँ पे नहीं जारी होता व्हिप? अ, और सर अभी तो सर मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ। राष्ट्रपति में नहीं होता। ओके, थैंक यू सर। हम्म। अच्छा, एक चीज बताइए कि इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया जी आउट सर। कैंपेन ये कहाँ चली थी? सर ये मालदीव्स के अंदर चली थी सर, ठीक है। इंडिया आउट कैंपेन। अभी मालदीव के स्वतंत्रता आंदोलन में मोदी जी को मुख्य अतिथि बन के बुलाया गया है, तो एक तरफ तो उन्होंने जी इंडिया सर। आउट कैंपेन चलाया, और अब मोदी जी जी सर। को मुख्य अतिथि बना रहे हैं। जी ऐसा सर। यू टर्न क्यों लिया है मालदीव ने? सर इसके कारण अगर मैं बात करूँ तो मालदीव के साथ हमारे जो संबंध रहे हैं, जो वहाँ की जो राजनीतिक सरकार है, हम्म। तो उसके साथ रहे हैं। जैसे एक पर्टिकुलर जैसे इससे पहले मुइजू सरकार थी, वो चीन के समर्थक थी, हम्म। उसी के काल में इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। किंतु अभी वर्तमान किसकी सरकार जो सरकार है, है? सर अभी मैं नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, बट उनका भारत के प्रति सकारात्मक रुख ना है। ना ना ना, अभी भी मुइजू ही है, मुइजू ने ही अच्छा। यू टर्न लिया है। ओके, सॉरी सर, माफी तो चाहूंगा। इसके मैं तीन चार पॉइंट आपको बता देता हूँ। एक तो जी ये है सर। कि मुइजू ने यू टर्न इसलिए लिया है, एक तो भारत का कूटनीतिक कौशल
मतलब जी भारत का सर। वर्चस्व विश्व में बढ़ा है, हिंद महासागर में भारत का दबदबा बढ़ा है, जी भारत की सर। आर्थिक ताकत और रणनीतिक धैर्य बढ़ा है, और भारत के साथ उसका जो वस्तु व्यापार और पर्यटन है वो जी उसके लिए सर। महत्वपूर्ण है। तो इन जी तीन सर। चार कारणों से उसको वापस मुइज्जू को घूम के भारत की तरफ आना पड़ा है। ओके सर। ओवरऑल पुष्पराज जी बहुत अच्छा प्रदर्शन है आपका, और अच्छी तैयारी थैंक यू है सर। आप, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, और आपका प्रेजेंस जो है वो बहुत पॉजिटिव है। तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, आप काफी अच्छा कर पाएंगे। आपकी मुझे थैंक कोई यू सर। कमी नजर नहीं आती है। भाषा शैली अच्छी है, प्रवाह अच्छा है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। और बस थैंक यू थोड़ा सर। उत्तर कहीं की बड़ा कर लेते हैं, जैसे पॉइंट आउट ना करके आप उसमें पैरा फॉर्म में उत्तर में चले जाते हैं। तो थोड़ा ट्राई करें जी सर। कि उसको पॉइंट आउट करें। इसके लिए 4-5 दिन है आपके पास, तो जो मैटर जी तैयार सर। किया है उसको पॉइंट आउट फॉर्म में मिरर प्रैक्टिस करिए। तो ओके उसका सर। थोड़ा सा कुछ भी इफेक्ट आया तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। बाकी ओके ओवरऑल सर। गुड, अच्छा करेंगे आप। थैंक यू ठीक सर। है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अच्छा।